हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड लेसन से शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के चर तथा शिक्षण के चरों के जो कार्य हैं उनको मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रत्येक क्लास और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने सिलेबस पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार। यहाँ पे शिक्षण प्रकार देखिए, शिक्षण के प्रकार जो है शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार पहले यहाँ बता रहा है। तो शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार है, पहला है ज्ञानात्मक, ऑप्शन सेकेंड है भावात्मक, डी है मनोगत्यात्मक। देखिए शिक्षण, देखिए फ्रेंड्स, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आप अपना नोट्स भी चाहें तो बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण के प्रकार में सबसे पहला शिक्षण का जो प्रकार है, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर है पहला ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और थर्ड है तीसरा मनोगत्यात्मक। तब चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षण के प्रकार, देखिए शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल्स। तो यहाँ पे शिक्षण के स्तरों के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पे सेकंड नंबर है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा बताया गया है चिंतन स्तर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है स्मृति स्तर, सेकेंड है अवबोध स्तर और थर्ड है चिंतन स्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षण के प्रकार बताया है शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला है निरंकुश शिक्षण, निरंकुश शिक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर बताया गया है प्रजातांत्रिक शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण। और थर्ड नंबर बताया गया है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, और हस्तक्षेप शिक्षण इसको कह सकते हैं आप, जो है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार, चौथा नंबर में दिया है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं। शिक्षण का जो स्वरूप होता है उसके आधार पर शिक्षण को 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला वहाँ प्रकार है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है निदानात्मक, और थर्ड है उपचारात्मक। और प्रकार देखते हैं शिक्षण के। देखिए, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। उसमें फर्स्ट है प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन, और सेकेंड है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड है क्रिया, एक्शन। शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें पहला है प्रस्तुतिकरण प्रदर्शन, दूसरा है प्रदर्शन, थर्ड है, तीसरा है क्रिया। अब यहाँ पे देखिए, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताए गए हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। वो तीनों हैं इस प्रकार। फर्स्ट है औपचारिक, फॉर्मल, सेकेंड है अनौपचारिक, नॉन फॉर्मल, थर्ड है निश्चरित्र, इनफॉर्मल। तो यहाँ पे शिक्षण, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा है निश्चरित्र।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण के चर। जो शिक्षण के चर हैं जो बताए गए हैं वो कितने चर बताए गए हैं यहाँ पर हम देखेंगे। फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण के चर, शिक्षण के कितने चर हैं वहाँ पे देखा जाए कि शिक्षण के कितने चर बताए गए हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर बताए गए हैं। 3 चर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। पहला है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर शिक्षक, स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? शिक्षक को। शिक्षक स्वतंत्र चर है। सेकेंड है परतंत्र चर। परतंत्र चर में आता है छात्र, छात्र को परतंत्र चर कहते हैं। थर्ड है हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर जिसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, वो है पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है। देखिए शिक्षण बिना इन तीनों चरों के शिक्षण संभव ही नहीं है। बिना शिक्षक के भी शिक्षण नहीं हो सकती, शिक्षा नहीं हो सकती। बिना छात्र के भी शिक्षा नहीं हो सकती और बिना सिलेबस, बिना किसी पाठ्यक्रम के भी शिक्षण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए शिक्षण के जो चर हैं शिक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शिक्षण के 3 चर बताए गए हैं जिनके बिना शिक्षण संभव ही नहीं है। तो तीनों चर इस प्रकार हैं। स्वतंत्र चर है जिसको शिक्षक कहते हैं, परतंत्र चर है जिसको छात्र कहते हैं, और हस्तक्षेप चर है जिसको पाठ्यक्रम अथवा सिलेबस, इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं। तो हो गए आपके शिक्षण के चर, 3 चर बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम चरों के कार्य। जो शिक्षा के या शिक्षण के जो प्रमुख जो चर हैं, तीनों चर हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या हैं? शिक्षा चरों के प्रमुख कार्य। तो यहाँ पे देखिए इनका प्रमुख कार्य बताया गया है। पहला है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य, पहले हम इसको तीनों को देख लेते हैं, उसके बाद इनको थोड़ा व्याख्यात रूप से देखेंगे। और सेकेंड है उपचारात्मक कार्य, और ऑप्शन 3rd नंबर है मूल्यांकन संबंधी कार्य। शिक्षा चरों के प्रमुख कार्य 3 बताए गए हैं। तीनों प्रमुख कार्य इस प्रकार निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन संबंधी कार्य। तब देखिए यहाँ पे देखिए पहले अब देखते हैं हम निदानात्मक कार्य को। तो निदानात्मक कार्य क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए निदानात्मक कार्य, यहाँ एक शिक्षक स्वतंत्र चर, जो शिक्षक है उसको स्वतंत्र चर होता है, हम बताए हैं पहले ही। तो शिक्षक को स्वतंत्र चर कहते हैं। तो यहाँ एक शिक्षक जो कि स्वतंत्र चर है, यह निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार, प्रीवियस बिहेवियर तथा कौशल क्या होने चाहिए ताकि छात्र नवीन ज्ञान को सीखकर उससे संबंधित कर सके। इसके अंतर्गत छात्रों के पूर्व व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है तथा पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक शिक्षक जो कि स्वतंत्र चर है यह निर्णय लेता है, शिक्षक निर्णय लेता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो उसने शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए छात्र के पूर्व व्यवहार, प्रीवियस बिहेवियर तथा कौशल, स्किल क्या होने चाहिए ताकि छात्र नवीन ज्ञान को, जो छात्र अब पढ़ेगा, नवीन ज्ञान को सीखकर उससे संबंधित कर सके। इसके अंतर्गत छात्रों के पूर्व व्यवहार, पूर्व व्यवहार, इंटरिंग बिहेवियर का अनुमान लगाया जाता है तथा पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस पद में शिक्षक निम्नलिखित निर्णय लेता है। इस पद में देखिए शिक्षक कई निर्णय लेता है, वो निर्णय किस प्रकार है यहाँ पे देखिए आप। तो यहाँ पे जो शिक्षक निर्णय लेता है वो पहला उसका है शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है। शिक्षक जो स्वतंत्र चर है, शिक्षक शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करता है। सेकेंड है छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करता है। और तीसरे नंबर पे है छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताओं संबंधी सूचनाओं का संकलन करता है। और फोर्थ दिया है कार्य विश्लेषण करता है। अधिगम, फिफ्थ है
अधिगम के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का भी विश्लेषण करता है। ये सब जो है शिक्षक करता है, जो कि स्वतंत्र चर होता है। यहाँ पर जो है निदानात्मक, देखिए निदानात्मक कार्य जो होता है, निदानात्मक कार्य में जो स्वतंत्र चर होता है वो इतने प्रकार का निर्णय लेता है। इसके 5 बताए गए हैं कि 5 कौन कौन से निर्णय लेता है। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, शिक्षण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण, छात्रों के पूर्व व्यवहार, एंटरिंग बिहेवियर का निर्धारण, छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताओं संबंधी सूचनाओं का संकलन करना, कार्य विश्लेषण करना, अधिगम के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। तो इतने जो है कार्य करता है स्वतंत्र चर, जो कि शिक्षक होता है। अब देखिए सेकेंड है उपचारात्मक कार्य, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। यहाँ पर देखिए उपचारात्मक कार्य में क्या बताया गया है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र स्वतंत्र और परतंत्र दोनों चर परस्पर निर्णय लेते हैं, एक दूसरे के साथ निर्णय लेते हैं, जिसके आधार पर उचित शिक्षण युक्तियों एवं अव्यूहों का प्रयोग किया जा सके। इस पद के अंतर्गत शिक्षक 2 बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पे पहला है शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना, शिक्षण के जो कौशल होते हैं उनको व्यवहार में लाता है। उसके बाद जो है पृष्ठपोषण की प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करता है, यहाँ पे देखिए अब आते हैं थर्ड, जो चर के प्रमुख कार्य हैं, चर का जो तीसरा प्रमुख कार्य है यह है मूल्यांकन कार्य। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन शिक्षण का आधारभूत घटक है, जिसके अभाव में शिक्षण कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों की प्राप्ति माना जाता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो शिक्षक का उपचार दोषपूर्ण है। यहाँ पे देखिए आप मूल्यांकन, देखिए आप एक उदाहरण से मूल्यांकन को समझ सकते हैं। इवैल्यूएशन फंक्शन को एक उदाहरण समझिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो देखिए अब इन तीनों चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ें आपकी बताई गई हैं जो शिक्षा चरों के जो प्रमुख कार्य हैं। तो इनमें देखिए पहला है निदानात्मक। अब आप इसको उदाहरण से समझिए, अपने व्यवहारिक जीवन के आधार पर समझिए। जैसे कि आप पहला देखिए निदानात्मक कार्य, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे जानेगा कि आपको क्या समस्या है, आपको क्या बीमारी है। तो डॉक्टर आपसे कई सवाल करता है, आपकी बातों को सुनता है और आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास करता है। तो उसी को कहते हैं निदानात्मक कार्य। ये आएगा आपका निदानात्मक कार्य में आएगा। अब सेकेंड पे हो जाएगा, उसी पे आगे बढ़िए उपचारात्मक कार्य। तो डॉक्टर से जब आप सारी बातें, अपनी सारी समस्याओं को बता देंगे, तो डॉक्टर उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको दवा देगा, आपका इलाज शुरू करेगा। तो वहाँ पर ये हो जाएगा, जो आपका इलाज शुरू करेगा, आपकी समस्याओं को बताने के बाद आपकी समस्याएं जो आपने बताई वो निदानात्मक कार्य में आ गया। आपकी समस्याओं को उसने सुना और समझा। अब उसके बाद उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसने आपकी दवा चालू कर दी, उसने आपको दवा दिया, तो वो आपका हो जाएगा उपचारात्मक कार्य में आ जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड में आ गया मूल्यांकन संबंधी कार्य। अब इसको भी उसी उदाहरण से आप समझिए कि जैसे कि डॉक्टर आपको दवा देता है, आपकी समस्याओं को सुना उसने निदानात्मक कार्य में, उसके बाद उपचारात्मक कार्य में आपको दवा दिया। तो जो आपको दवा दिया तो आपको हफ्ते 10 दिन या 1 महीने का दवा देगा, जो भी अपने हिसाब से देता है। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, उसने आपको मान लीजिए 10 दिन का दवा दिया, 10 दिन के बाद वो आपको फिर बुलाएगा कि 10 दिन का दवा लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, फिर बताइएगा क्या है, कैसा है, आराम हुआ या नहीं हुआ। तो 10 दिन बाद जब आप जाएंगे तो पूछेगा आपसे क्या कुछ आराम हुआ, कुछ अंतर समझ में आ रहा है, कुछ राहत मिल रहा है। तो आप जब बताएंगे कि हाँ कुछ राहत है या कुछ राहत नहीं है, तो 10 दिन बाद वो किस लिए बुलाया है आपको? इसीलिए बुलाया है कि वो अपना मूल्यांकन करता है कि जो मैंने दवा दी थी वो काम कर रही है कि नहीं, सही दवा है कि नहीं।
तो उसी को कहते हैं मूल्यांकन संबंधी कार्य। वो आपको 10 दिन बाद बुलाएगा, फिर दवा देगा, फिर 1 हफ्ते बाद आपको हो सकता है बुलाए, 1 हफ्ते बाद फिर अगर आप बताएंगे जो है तो फिर दवा देगा। तो वही जो बार बार जो आपको डॉक्टर बुलाता है, तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बुलाता है ऐसे बार बार पैसा लेने के लिए। तो वहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो वो उसका बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसी से आप उसकी आजीविका चल रही है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण होती है, वो मूल्यांकन के लिए आपको बार बार बुला रहा है। ये आपको नहीं करेगा कि 1 साल की दवा दे देगा कि जाइए 1 साल कोई काम करना। इसीलिए डॉक्टर 1 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन का दवा देके पुनः बुलाते हैं। तो मूल्यांकन के लिए बुलाते हैं, उनकी दी हुई दवा सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, उसी को आप समझ लीजिए मूल्यांकन संबंधी कार्य। तो फ्रेंड्स, ये थे जो है हमारे सिलेबस के कुछ प्रमुख जो बिंदु थे शिक्षण शोध अभियोक्ता टॉपिक से, प्रश्न पेपर फर्स्ट से। तो अब हम अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे दोस्तों, कुछ नए इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।